आपका बंटी भाग 9। बंटी के मन का तूफान। बहुत देर तक बंटी बुत बना बैठा रहा और सकून ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया तो धीरे धीरे सुबक कर सो गया। पर सकून फिर नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक एक घटना उसे नए सिरे से मथने लगी। बंटी तो रो पीट कर सारे खिलौने छितराकर भूकंप मचाता हुआ सा बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अमी जोत के सहमे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खिंच आए बल लगा जैसे सकून से ही कोई भारी अपराध हो गया हो। जरूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी। तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहलाकर उसे दिलासा दी, बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टेक इट इजी। पर खुद वह शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय सकून के मन में इस तरह गुस्सा उफन रहा था कि मन हो रहा था बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि नहीं गई, वरना इस समय वह बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयरगन की ठाएं ठाएं भीतर तक सुनाई देती रही थी और सकून को लग रहा था जैसे यह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। इस समय सकून के मन में कोई गुस्सा नहीं है, बस उसे लग रहा है जैसे बंटी उसे हर जगह ही गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो, यही गलत है। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक ए बॉय, लाइक ए मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका? तब ऊपर से चाहे उसने ना माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा है। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहां पहुंच गई है, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यूं शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था तो सही है। अपने को परिचित कराने के बाद डॉक्टर सकून को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे थे। जोत बहुत सीधी है और अमी बहुत शैतान। लड़कियां जिद्दी भले ही हों, पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं, और लड़के जन्म से ही गुस्सैल और ऊधमी। लेकिन बंटी उस तरह से ऊधम बिल्कुल नहीं करता। जिद्दी जरूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। और यह कहते हुए अपने बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी हो रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर सहज भाव से हंस पड़े थे, पर तब भी सकून ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद भाप गए थे। मैं तुम्हें दोस्त सिद्ध नहीं कर रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है। मैं तो स्थिति बता रहा था, पर इस संशोधन से स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी हो जाती थी। जिंदगी में हर ओर से कटकर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया। और तब उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय ले डाला। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़कर ही लिया था यह निर्णय। गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने की खिन्नता और ऊब के साथ साथ बंटी का उन दोनों का व्यवहार, उम्र से पहले ही ओढ़ी हुई उसकी समझदारी को कितनी तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह। सकून के हर दुख को अपना दुख और उसकी हर कही अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लिया था। बंटी की मजबूरी ने सकून को अपनी ही नजरों में अपराधी बनाकर छोड़ दिया था। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे इस शब्द को काट कर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने, उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया था। बिना सकून के चाहे या कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करता रहा था। और कैसे सकून का कष्ट बढ़ते बढ़ते असहाय सा हो गया था। नहीं नहीं, यह सब अब और नहीं चलेगा।
चल नहीं सकता। वे दोनों ही अब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, सकून सकून की और बंटी बंटी की। और तभी से उसने अपने को धीरे धीरे काटकर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। वकील चाचा ने केवल संकेत किया था और डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा, यह तो माँ बेटे का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डालकर लिपटने वाला जो रवैया है वह अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी इस अर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो, पर अब तो सही जगह और सही ढंग से। यूं शायद बात भीतर तक बेध जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था वह सकून को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। तब से उसने बंटी को अपने से अलग सुलाना शुरू किया था। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगी थी कि उसने केवल अपने लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी एक सही जिंदगी की शुरुआत कर दी है। अब बंटी को हर जगह और हर बात में पापा की कमी नहीं अखरेगी। व्यक्ति चाहे बदल जाए, पर उस स्थान की पूर्ति तो हो ही जाएगी। अब वह उतना अकेला नहीं रहेगा। 2 बच्चों का साथ उसे और अधिक नॉर्मल बनाएगा। ही विल ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना, उसके बाद बंटी का एक अजीब सी उखड़ा उखड़ा और कटा कटा रवैया, और आज का तूफान। क्या सकून से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा जोखा कर रही है और क्यों? किस लिए वह इतने तर्क पेश कर रही है? याद नहीं, पर किस संदर्भ में एक बार डॉक्टर ने ही कहा था, मनुष्य जब तक अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है। तो क्या उसने अपने मन में भी कोई गिल्ट है? इतनी देर से तर्क दे देकर वह अपने अपराधी मन को ही समझाती रही है, बार बार बंटी के हित की दुहाई देकर कहीं वह अपनी किसी गलत काम को ही सही सिद्ध नहीं कर रही। मन ने इस बात को मानता नहीं, न उस बात को। सही गलत की बात भी वह नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। इस समय इतना ही काफी है कि जीवन में जितना भरा पूरा वह इन दिनों महसूस कर रही है उसने कभी नहीं किया। बल्कि आज अगर उसे किसी बात का अफसोस है तो केवल इसी बात का कि यह निर्णय उसने बहुत पहले क्यों नहीं ले लिया। क्यों नहीं वह बहुत पहले ही इस दिशा की ओर मुड़ गई? किस उम्मीद के सहारे वह 7 साल तक यूं घिसटती रही? 7 साल का यह जीवन मात्र घिसटना ही तो था, घिसटना और तिल तिल करके टूटना। एक पुरुष का साथ जिंदगी को यूं भरापूरा बना जाता है, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, अजय के साथ रहकर भी नहीं। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। सारी जिंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का सा स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और आश्वासन से भर सकता है। बाहर से तो कम से कम अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वही कॉलेज, वही घर, बंटी और फूफी भी वही, पर भीतर से मन का कोना कोना जैसे भर सा गया है। उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर कुछ देर उसे देखते ही रह गए। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था। केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। सकून को खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि उम्र के 36 वर्ष पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। डॉक्टर का साथ होते ही कैसे एकांत की इच्छा हो उठती है, और एकांत होते ही लगता है उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। उसकी अपेक्षा डॉक्टर के व्यवहार में एक स्थिरता है, एक ठहराव, और अक्सर उसे लगता है जैसे डॉक्टर ने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ पाया है। डॉक्टर से हुई एक बात आज भी जब जब उसे याद आती है, और केवल याद ही नहीं आती, मन को कहीं हल्के से कचोट भी देती है। बहुत दिन से मन में घुमड़ती हुई बात आखिर उसने पूछ ही ली थी, पूछी चाहे बहुत घुमा फिरा कर थी। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी
अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? तब सचमुच उसने कहीं चाहा था कि डॉक्टर कह दे कि उसे पत्नी की याद बिल्कुल नहीं आती। पत्नी के साथ ही वह एकाएक सब कुछ भूल भी गया है। बात चाहे झूठ ही हो, पर डॉक्टर एक झूठी बोल दे। हालांकि ये सुनने की अपनी इस इच्छा पर भीतर ही भीतर कहीं ग्लानि भी हुई थी, फिर भी अच्छा तो यही होता सकून, तुम उसका जिक्र कभी नहीं करती। डॉक्टर के स्वर की अप्रत्याशित गंभीरता से सकून के मन में अपनी बात के लिए कहीं पछतावा सा हुआ। प्रमिला के साथ का जीवन वह जैसा भी था, अच्छा या बुरा, मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम गलत मत समझना और बुरा भी मत मानना। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया, और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता। चाहूं तो भी नहीं खोल सकता, शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले थे, और अब जरूरत भी क्या है? बेहद आहत होकर और भीतर तक तिलमिलाकर भी वह ऐसा अभिनय करने का असफल सा प्रयास करती रही कि उसे डॉक्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। साथ ही एक अजीब सी चाह भी उठी, काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता जो निहायत उसका निजी होता, जिसे वह किसी के साथ भी शेयर करना पसंद ना करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, कभी कभी झांक भर लेने के लिए, पर कहीं भी तो कुछ भी नहीं था। इस ना होने से ही वह कभी कभी डॉक्टर के सामने अकारण ही अपने आप को बड़ा छोटा सा महसूस करने लगती है। लगता है जैसे डॉक्टर ने स्वीकार करके उस पर बड़ी कृपा की है। छोटा बनकर जीना उसे अहम को बर्दाश्त नहीं है, और बड़ा होकर जीना लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं। तब एक अजीब सी मानसिक यातना में वह अपने को पाती है, और फिर डॉक्टर ही उसे इस मानसिक यातना से उबारते हैं। अब तो हर बात के लिए वह डॉक्टर पर इस कदर निर्भर करने लगी है कि लगता है एक कदम भी डॉक्टर के बिना चल नहीं सकेगी। औरत कहीं की कहीं पहुंच जाए, फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना जरूरी है। पर वह साथ हो सही अर्थों में नहीं, वह इस साथ के बीच में अब कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करेगी, बंटी की भी नहीं। कल वह डॉक्टर से ही बात करेगी। डॉक्टर की बातों में, उसके सारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो सुकून को आश्वस्त करता है। डॉक्टर की सुलझी दृष्टि उसे बहुत सी उलझनों से उबार लेती है। उसके और डॉक्टर के संबंध की बात शहर के एक खास तबके में फैली गई थी, और एक दिन कॉलेज के मैनेजर ने जिस तरह आकर पूछा था, तो वह समझ नहीं पाई थी कि बात केवल जानने मात्र के लिए ही पूछी जा रही है, या कि जानी हुई बात को एक हल्की सी भर्त्सना और हिकारत के साथ उस तक पहुंचाया जा रहा है। मैनेजर को तो उसने जैसे तैसे जवाब दे दिया था, पर अपने ही मन को जैसे वह शाम तक जवाब नहीं दे पाई थी। शाम को जब सारी बात डॉक्टर को बताई, तो जाने किस आवेश में कह गई, ये लोग ज्यादा चों चपड़ करेंगे तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी, संभालें अपनी नौकरी। तब उसकी बात पर डॉक्टर केवल हंसा था, कुछ ऐसे हल्के फुल्के ढंग से मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम नौकरी करो या छोड़ो, यह बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो कारण यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक क्षण को रुका था, और सुकून के मन में एक हल्का सा संदेह कौंधा था। क्या डॉक्टर नहीं चाहते कि वह नौकरी छोड़े? उसका पैसा चाहे ना हो, पर क्या उसका पद डॉक्टर के लिए? आज मैनेजर को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी, कल शहर को आपत्ति होगी तो तुम शहर छोड़ने को कहोगी, और जरूर होगी। छोटी जगह है, ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते। पर इस तरह कमजोर होने से काम नहीं चलता। चल सकता है, और सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती है, कहीं मन के भीतर ही होती है। तभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, वरना इन आपत्तियों पर एक मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों को क्या हक है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का? पर बंटी की बात तो बिल्कुल दूसरी है, और उसका हक भी बिल्कुल दूसरा है। एकाएक सकून को लगा जैसे प्यास के मारे उसका गला सूख रहा है। सर्दी में कभी रात में प्यास नहीं लगती, पर आज तो प्यास के मारे गला जैसे चिपक सा गया है, और इतनी देर से उसे पता ही नहीं चला। सकून उठी, उसने बत्ती जलाई और पानी पिया। लौटकर उसने देखा बंटी सोया हुआ है, गर्दन तक रजाई ओढ़े,
एकाएक उसे लगा जैसे बंटी नहीं अजय सो रहा है। कितना मिलता है उसका चेहरा, केवल चेहरा ही। बहूजी मत चढ़ाओ इतना सर, आखिर औलाद तो उसी बाप की है। वे खड़े खड़े थालियां फेंकते थे और ये कटोरी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। बंटी को देखकर ही एक बार वकील चाचा ने कहा था, और एक अजीब सी बेचैनी सकून के मन में घुलने लगी थी। केवल बेचैनी ही नहीं, एक खींच, एक हल्का सा आक्रोश। सारी जिंदगी अजय सकून के हर काम और बात को, उसकी सोचने और उसके हर रवैये को गलत ही तो सिद्ध करता रहा है। सकून बहुत स्वतंत्र है, सकून बहुत डोमिनेटिंग है, सकून यह है, सकून वह है। पता नहीं गलत कौन था, वह या अजय। जो भी हो, पर 7 साल तक गलत होने के अपराध बोध को उसने किसी न किसी स्तर पर हर दिन ही झेला है। और अब यह बंटी ठीक उसी तरह उसे गलत और अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है, और शायद सारी जिंदगी उसे गलत ही सिद्ध करता रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे। पर नहीं, अब वह सब कुछ पहले की तरह अपने ऊपर उड़ती नहीं चली जाएगी। बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। लेकिन तब, और सकून ने खट से बत्ती बुझा दी। मन के सारे संशय, सारी दुविधाएं चारों ओर फैले हुए अंधेरे में ही डूब जाएं, बस। बंटी सवेरे सोकर उठा तो जाने कैसी निरीता उसके चेहरे पर छाई हुई थी। एक अजीब सा सहमापन, एक अजीब सी बेबसी। कहाँ, यह तो बिल्कुल बंटी है, इसमें अजय कहाँ है? हर बात के लिए उस पर निर्भर करने वाला बंटी, उसी का पाला पोसा और बड़ा किया हुआ बंटी। अजय तो सकून के सामने कभी इतना निरीह, कभी इतना बेबस हुआ नहीं। और रात में हल्के से आक्रोश की जो परतें मन पर जमी थी, बंटी की उस निरीता के सामने सब एक एक करके बह गई। पर अब बंटी में अजय को देखकर एकाएक कुछ निर्णय ले डालने का जो एक रास्ता सकून को दिखाई दिया था, वह फिर जैसे कहीं गुम हो गया। और सकून यहाँ थी, वहीं लौट आई, उतना ही परेशान, उतनी ही दुविधाग्रस्त। अपनी परेशानी के क्षणों में आजकल उसे बस डॉक्टर ही याद आते हैं। किस सहजता और आसानी से वह उसकी हर समस्या और परेशानी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसे मुक्त और निर्द्वंद कर देते हैं। पर बंटी को लेकर कल चाहे सकून को परेशान देखकर डॉक्टर ने कुछ ना कहा हो, लेकिन उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा? उन लोगों ने शादी की तारीख तय की थी और उस खुशी में ही सकून ने सबको अपने घर बुलाया था। पर बंटी ने, और तब से ही मन जाने कैसी कैसी आशंकाओं से भरा हुआ है। बंटी की बात तो डॉक्टर से भी नहीं कर सकती, जिस तरह बहुत चाहने पर भी वह कभी अजय की कोई बात नहीं कर पाई। कंपनी बाग से लौटने के बाद उस दिन बंटी जिस तरह रोया था और उसके बाद जिस तरह वह कटा कटा रहता था, डॉक्टर को लेकर जिस तरह का एक मासूम सा विरोध उसके मन में उफनता रहता है, सकून सब समझती है। पर जाने कैसा एक आश्वस्त भाव उसके मन में समाया रहता था। इन दिनों की उसने सोच लिया था कि सब ठीक हो जाएगा। बस यहाँ तक संभव होता वह बंटी को डॉक्टर से बचा कर रखती। पर कल कैसे उसके उस आश्वस्त भाव में एक दरार सी पड़ गई। केवल आश्वस्त भाव में ही नहीं, जैसे उसके और डॉक्टर के बीच में भी कहीं कोई अनदेखी अनजानी सी दरार पड़ गई, जिसे वह महसूस कर रही है, जो उसे भीतर ही भीतर कचोटे डाल रही है। सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का अध्याय तो समाप्त हुआ, और ऐसी पूर्णता के साथ समाप्त हुआ कि उसे अब वह अपने सामने भी नहीं खोलते, चाहे तो भी नहीं खोल सकते। पर उसका अध्याय कहीं कुछ समाप्त नहीं हुआ, अपनी अगली कड़ी के साथ ज्यों का त्यों उसके साथ चिपका हुआ है। वह कभी समाप्त भी नहीं होगा। अजय ने तो अपनी स्लेट पर से उसका नाम, उसका अस्तित्व धो पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, शायद बहुत सुखी, बहुत भरी पूरी। पर उसकी स्लेट को तो, और फिर अजय को लेकर मन में ढेर ढेर कटता उभर आई। साथ ही ख्याल आया कि बंटी यदि सहज ढंग से अपने को उसके और डॉक्टर के बीच में से समेट नहीं लेता, तो वह उसे अजय के पास भेज देगी। अजय उसे ले जाना भी तो चाहते थे। अब क्या हुआ? इधर तो ना कोई खबर, ना सूचना, लेकिन वह भेज देगी।
बंटी को दरार ही बनना है तो मीरा और अजय के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है कि पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साफ नहीं होती। पर तभी बंटी का वही निरीह, सहमा और बेबस सा चेहरा उभर आया। मम्मी, मैंने तो पापा से कह दिया है कि मम्मी के बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता। मम्मी, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। मत रो मम्मी, मत रो। और सकून रो पड़ी, फूट फूट कर रोती रही। इस यातना से डॉक्टर भी उसे कैसे उबारेंगे। उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं, पर ऐसी यातना जरूर है जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस समय डॉक्टर की बगल में बैठकर भी सकून का मन कहीं से हल्का नहीं हो पा रहा है। बार बार बात शुरू होती है और जैसे बीच में ही टूट जाती है। पता नहीं डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, पर सकून को लग रहा है कि जैसे उन दोनों के बीच कहीं कोई है। शायद बंटी, बंटी के बहाने शायद अजय। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो सकून? कह दे सकून। पर क्या कहे कि बंटी डॉक्टर और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कि उसे बहुत दिनों से इस बात का आभास था, पर बंटी को लेकर परेशान हो। इतनी देर से जिस प्रसंग से वह खुद को बचा रही थी, आखिर वह आ ही गया। सकून के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उभर आई, जैसे वह कोई अपराध करते हुए पकड़ लगी हो। देखो सकून, बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। सकून को लगा जैसे डॉक्टर कह रहे हों, इन्फ्लुएंजा है तो बदन में तो दर्द होगा ही। इन बातों पर कहीं इस तरह बात की जाती है। और क्या प्रॉब्लम बच्चा है, पागल है, उसका दिमाग खराब है। पर नहीं, डॉक्टर से वह अपेक्षा ही क्यों करती है उसी की तरह सदैय होकर, उसी तरह माँ बनकर बंटी के बारे में सोचें। डॉक्टर तो शायद बाप बनकर भी नहीं सोच सकते। पर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, यह तो बहुत स्वाभाविक है। क्या? एक सकून चौंकी। डॉक्टर कहीं अजय की ओर तो संकेत नहीं कर रहे? पर उसने तो आज तक डॉक्टर से कभी अजय की कोई बात नहीं की, वह कर ही नहीं पाई। यह बंटी का रवैया। तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता। तुम किसी और को। और सकून के मन में कहीं बहुत पहले कहा हुआ वकील चाचा का एक वाक्य तैर गया। तुम जानती हो, अजय बहुत ईगोइस्ट भी है और बहुत पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको तो पा सको। अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। वह अपने को समाप्त नहीं कर पा सकी थी, इसलिए उसे अजय को खोना पड़ा। समाप्त तो वह अभी भी अपने को नहीं कर सकेगी। अब अपने को समाप्त करने का मतलब है अपने और डॉक्टर के बीच का सब कुछ समाप्त कर देना। पर यह तो, सकून का मन कहीं बहुत गहरे में डूबने लगा। तुम्हें बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए। जानती हो, इस तरह बच्चों के साथ सख्ती करने से वे एकदम चुप्पे हो जाएंगे। बहुत ही सबमिसिव और सहमे हुए और नरमाई से पेश आने से वे उद्दंड हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे किसी रोगी को उपचार बता रहे हों। केवल उपचार ही था या कुछ और भी। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। पर तुम खुद बहुत समझदार हो सकून। सकून ने कुछ ऐसी नजरों से डॉक्टर की ओर देखा मानो इन शब्दों के भीतर की बात को जान ले, असली बात को जान ले। पर डॉक्टर के चेहरे पर कहीं भी तो कुछ नहीं था। कोई सिकन नहीं, कोई छाया नहीं, या कि सकून की अपनी दृष्टि ही धुंधली गई। कुछ भी देखने में सामर्थ्य उसे नहीं रही। वह क्या करे? छलनी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी तो ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी आंखें छलछला आईं। डॉक्टर ने बहुत स्नेह से सकून की पीठ सहलाई, तो एक बार मन हुआ वह अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ दे। तो क्या सचमुच ही डॉक्टर के मन में बंटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं, कोई दुर्भावना नहीं? डॉक्टर के उस स्पर्श ने अनायास ही उसके भीतर की गांठ को धीरे से खोल दिया। लेकिन सकून है कि चाहकर भी जैसे कुछ नहीं कह पा रही है। लेकिन क्या तुम नहीं समझोगे डॉक्टर? बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया। वह कभी मेरे साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं जानती हूं। सकून को लगा अब वह सारी दुविधा खुलकर रख देगी।
तो क्या हुआ? पर सकून से कुछ भी नहीं कहा गया। जाने कैसी लक्ष्मण रेखा है यह, अपने अहम या स्वाभिमान की, या कि अपने कंगलेपन और अपमान की, कि इसके पार वह किसी को नहीं आने देना चाहती। क्या बताए कि आगे क्या हो सकता है, या कि पहले क्या हुआ था। देखो सकून, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठो। मैं जानता नहीं, पर सोच सकता हूँ कि उनके लिए शायद तुम्हारे मन में कटता होगी, अनजाने ही तुम उसी कटता को, पर यह ठीक नहीं होगा। और फिर सारी बात को जैसे समाप्त करते हुए बोले, अच्छा, तुम बंटी की बात मुझ पर छोड़ दो। इस बात को लेकर अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बंटी की बात कैसे छोड़ी जाए, ये सकून नहीं जानती। यह भी नहीं जानती कि सारे समय अपने काम में व्यस्त रहने पर उसके लिए समय कहाँ है। पर इस समय जैसे उसे किसी ऐसे ही आश्वासन की जरूरत थी, किसी ऐसे ही सहारे की जो उसके थके हारे मन को संभाल ले, जिस पर वह अपना सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाए। बड़ी देर से भीतर ही भीतर एक आवेग था जो घुमड़ रहा था। अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ते ही जैसे वह फूट पड़ा। डॉक्टर उसकी पीठ, उसके कंधे सहलाते रहे, उसे सांत्वना देते रहे। क्या था उन सांत्वना भरे शब्दों में, उस स्नेह भरे स्पर्श में, कि सकून को लगा जैसे उसके भीतर से सारे तनाव अपने आप ढीले होते चले जा रहे हैं, सारे द्वंद्व अपने आप गलते जा रहे हैं। कहीं भी तो कुछ नहीं, सभी कुछ तो सहज और सुगम हो उठा। सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस ही नहीं की, जो आज अपने को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले करके वह महसूस कर रही है। अपने को पूरी तरह देकर, निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। अगले पार्ट को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।